मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से वैश्विक कोरोना महामारी के बदौलत आज ऑनलाइन शिक्षा का हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें आज वर्ग अष्टम के लिए व्याकरण से हम आज भाषा पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा मानव जीवन का उन्नत विकास है। भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति का उन्नत स्रोत है। भाषा जो है वचनों का आदान प्रदान होता है। हम जब अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के पास, दूसरे के समक्ष प्रकट कर समझते हैं और समझाते हैं, वही भाषा है। जब दो व्यक्ति यानी सामने वाला व्यक्ति और मैं, जब दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बातों को कहते हैं, जिसको कथित भाषा भी कहा जाता है। कथित भाषा क्या है? कहा गया, अर्थात किसी से कहा गया। हम अपने भाव और विचारों को हम किसी के समक्ष प्रकट करते हैं, यानी उसको बताते हैं, वही भाषा है। अब हम लोग इस परिभाषा को देखेंगे कि जिस ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर लिखकर अथवा संकेत द्वारा अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक से में दिया गया परिभाषा है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, मेरे प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक में दिया गया परिभाषा कि जिस ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर, लिखकर अथवा संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। परंतु मुझे इस परिभाषा में कुछ त्रुटियां नजर आ रही है। यह परिभाषा जो है यह तर्क संगत नहीं है। यह परिभाषा जो है संपूर्ण रूप से इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि जो व्यक्ति, जो भी बच्चे, हम हो चाहे जो हो, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तो सबके जो लिए अलग अलग भाषाएं होती हैं। अलग अलग भाषाएं होती हैं तो मान लीजिए कि हम लोगों के सामने कोई नेपाली बोलता है, बंगाली बोलता है, हम हैं हिंदी भाषी हैं, हम भोजपुरी भाषी हैं, तो उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है कि अगर कोई व्यवस्थित वाक्य नहीं है, व्यवस्थित शब्द नहीं है, व्यवस्थित शब्द समूह नहीं है, अगर विपरीत प्रतिक्रिया अगर कोई शब्द करता है, जैसे पानी ही लिखना है तो नी पा हो, तो उसको तो पानी नहीं मानेंगे ना। तो वैसे अगर हम किसी से व्यक्त करते हैं कि हमको पानी चाहिए, हमको जल चाहिए, तो ये समृद्ध भाषा हुआ। परंतु
अगर उस भाषा का, उस वाक्य का, उस शब्द का व्यवस्थित कोई रूप नहीं रहता है तो वह भाषा नहीं है। इसलिए इस परिभाषा में हमें कुछ त्रुटियां नजर आई जो पाठ्य पुस्तक में है। तो इस परिभाषा को हम गलत नहीं मानेंगे, लेकिन इस परिभाषा को हम लोग संपूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे, सही करेंगे। आइए हम लोग सही करते हैं। कहता है कि सार्थक ध्वनि खंडों के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर समझते और समझाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। केवल मैंने क्या लिखा? सार्थक ध्वनि खंडों। सार्थक ध्वनि, ध्वनि क्या है? साउंड है। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है वर्ण है, अक्षर है। सार्थक ध्वनि यानी कोई सार्थक व्यवस्थित अगर ध्वनि रहती है, उस खंडों के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, समझते और समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इसलिए यह परिभाषा 100% सही होती है। दूसरे अब है कि भाषा का प्रकार। भाषा का प्रकार है, भाषा के प्रकार में आइएगा तो भाषा के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार है। 3 प्रकार है। पहला है मौखिक भाषा, जिसे हम इंग्लिश में स्पोकन कहते हैं, जिसको स्पोकन में मौखिक भाषा आ गया, स्पोकन लैंग्वेज इसको बोलते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, लिखित भाषा अर्थात रिटन हो गया, रिटन लैंग्वेज। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा लाइए, इसको इंडिकेशन करते हैं। इंडिकेशन लैंग्वेज। मौखिक हो गया, लिखित हो गया, सांकेतिक हो गया। अब हम लोग इन तीनों के परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों का आदान प्रदान हर समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, परंतु संकेत भाषा का एक अंग अवश्य होता है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में
भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा ही वह सशक्त माध्यम है जो एक पीढ़ी के अर्जित ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। भाषा का रूप समय के साथ साथ बदलता है। भाषा अत्यंत संवेदनशील है। एक भाषा दूसरी भाषा से सदा प्रभावित होती है तथा यह प्रभाव भाषा की उन्नति और समृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी है, अरबी है, जर्मन है, रूसी है, चीनी है, फ्रेंच है आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी है, बंगला है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, कन्नड़ है आदि। भाषा के रूप अभिव्यक्ति के 3 रूप हैं जो हमने आपको बताया है, जिसे हम मौखिक, पहला हम लोग पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में आइएगा तो जब हम मुख द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा है। जैसे जब हम अपने मुख द्वारा बोलकर अपना विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में है जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में है सांकेतिक भाषा में आपको जब हम अपने मन के भावों को अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आता है
दूसरा टॉपिक है कि हम लोगों को सीखना है बोली क्या होता है। बोली क्या है, बोली के बारे में जानेंगे। बोली, बोली क्या है? तो बोली के बारे में, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली में, बोली के बारे में बताया जाता है कि बोली 4 संदर्भों में होता है। जैसे बोली केवल बोलचाल में काम आती है, इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है, इसमें लिखित साहित्य नहीं होता है, यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था है। ये 4 याद रखना है, चारों को लिख देते हैं हम, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। बोली केवल, बोली केवल, बोली केवल बोलचाल के काम आती है, बोल चाल के काम आती है, बोलचाल के काम आती है। दूसरा है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित क्षेत्र में होता है। तीसरा है इसका, इसमें लिखित साहित्य नहीं होता है, इसमें लिखित साहित्य नहीं होता है, होता है। यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था है, यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। तो इसके 4 टॉपिक माने जाते हैं बोली के। बोली में भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसका टॉपिक होता है कि बोली केवल बोलचाल के काम आती है, इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में है, होता है, इसमें लिखित साहित्य नहीं होता, कोई लिटरेचर नहीं लिखा जाता, कोई साहित्यिक बातें नहीं लिखी जाती है। यह भाषा का प्रारंभिक अवस्था है। अब उपभाषा के बारे में जानेंगे। उपभाषा क्या है? उपभाषा, उपभाषा, उपभाषा क्या है? उपभाषा जब किसी बोली का क्षेत्र, जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है,
तो उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा कहते हैं। उसके बाद जैसे उपभाषा में आइएगा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ये सब क्या है? उपभाषा। क्योंकि ब्रज भाषा में आपको बहुत सारे कबीर ने, रसखान ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत सारे पदों को लिखा है। उसके बाद अवधी भाषा में रामचरितमानस भी लिखा गया है। तो ये उपभाषा के अंतर्गत आता है। अब जैसे है उपभाषा है, तो उपभाषा में आपको बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे कवित्रियों ने, कवियों ने बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे इस उपभाषा में बड़े बड़े विद्वानों ने कुछ अपनी कृतियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, कुछ पुस्तक लिखे हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले नाम आता है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने उपभाषा का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब इन्होंने जो अपनी कृतियां डाली है, वो भाषाओं का प्रयोग किया है। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, कामायनी पुस्तक लिखी है, जिसमें वो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, वो भाषा का विस्तार किया है। वो भाषा में बहुत सारा प्रयोग किया गया है कामायनी में। महादेवी वर्मा ने लिखा है यामा निर्जा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा भी रचित कुरुक्षेत्र है। परशुराम की प्रतीक्षा है, परशुराम की प्रतीक्षा। और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत। तो ये सारे पुस्तकों में उपभाषा का विस्तार हुआ, यानी वह भाषा जिसका बहुत सारा विस्तार हुआ है, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा है, तो उसी प्रकार से भाषाओं का जो बहुत सारा विस्तार हुआ, उसमें बड़े बड़े कवि विद्वानों ने, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बहुत सारे कवियों ने, कवित्रियों ने इन्हें अपने